नमस्कार। आपके कार्यक्रम तथ्यता में आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। रामधारी सिंह दिनकर ने एक जगह लिखा है कि हिंदी में बहुत सारी विभूतियां हुई, लेकिन तीन विभूतियां ऐसी हैं जो दोबारा नहीं होंगी। और सारी विभूतियां हैं, महान साहित्यकार हैं, लेकिन वो दोबारा होंगे। लेकिन तीन ऐसे हैं जो शायद दोबारा नहीं हों, और ये तीन हैं आचार्य रघुवीर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और महापंडित राहुल शंकरत्यायन। आज तथ्यता में हम इन्हीं तीन में से एक महापंडित राहुल शंकरत्यायन के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने कहा, महापंडित, उनके नाम में महापंडित जुड़ गया था, और ये उपाधि उनको काशी के एक सम्मेलन में पंडितों द्वारा दी गई थी। पंडितों का सम्मेलन था, और उनकी विद्वता को देखते हुए इतने उद्भट विद्वान थे, लगभग हर विषय में पारंगत, और विषय का वैविध्य ऐसा कि इतिहास पे भी लिखा, दर्शन पे भी लिखा, साहित्य पे भी लिखा, बौद्ध धर्म पे भी लिखा। मतलब वैविध्य और विस्तार इतना जिसका कोई सानी नहीं। इसीलिए वो ज्ञान के भंडार माने जाते थे, और साहित्य भी उनका उतना ही उम्दा। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति तो बार बार आता नहीं है, और एक बार आता है तो फिर जाता भी नहीं है। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे, उन्हीं की बेटी जया शंकरत्यायन से। हालांकि वो बहुत छोटी थी, 10 साल की थी जब उनके पिता का निधन हो गया। राहुल शंकरत्यायन का जन्म 9 अप्रैल 1893 में को हुआ था, उनके ही गांव में, आजमगढ़ ज़िले में। और 14 अप्रैल 1963 को उनका निधन हो गया, यानी 70 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हुआ। तो 9 अप्रैल उनकी जयंती और 14 अप्रैल उनकी पुण्यतिथि है। तो ये सही समय है जब हम ऐसी महान विभूति को याद करें, उनके बारे में जानें। और ये जानकारी हम ले रहे हैं उनकी पुत्री जया शंकरत्यायन से। तो आप भी देखिए कि ये महान विभूति क्या थी, और हम सुनते हैं जया शंकरत्यायन से उनके पिता के बारे में। हाँ, नमस्कार जया जी। नमस्कार। बहुत नमस्कार धन्यवाद, सुधांशु जी। आपने समय दिया। राहुल जी की जयंती 9 अप्रैल और पुण्यतिथि 14 अप्रैल को है, तो ये सही समय है जब हम एक ऐसी विभूति जी जी। पर चर्चा करें। और मुझे लगा कि आपसे बेहतर उनके बारे में कोई नहीं बता पाएगा। वैसे तो उन पर इतना हाँ हाँ। शोध हुआ है, बहुत सारे विद्वान हैं, लेकिन जी। वो विद्वान जो है उनकी पुस्तकों के बारे में और सब चर्चा तो करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद व्यक्तिगत पक्ष के बारे में आप ज्यादा बता पाएंगी और बताना चाहेंगी। तो पहले आप शुरू हाँ करेंगे, मैं कोई प्रश्न करूं, या तो आप शुरू करिए कि आपने अपने पिताजी को देखा जिस समय आप बहुत छोटी थी। 10 साल की उम्र में ही, मतलब वो चले गए जब आप 10 साल की थे। चले गए थे जी। मेरा 53 का बर्थ जन्म है, और 63 पे तो वो चले गए थे। और स्मृति लोप तो 63 में। 61 में ही हो गया था, वो तो उसके बाद तो जी, फिर। 61 के आखिर में, जी दिसंबर में, जी 11 दिसंबर को हुआ था। जी तो जी। उस समय तो खैर बोलते चलते एकदम से अगले दिन उनका अचेत थे, कोमा में चले गए थे। तो जो पहले के पापा था, उस समय दार्जिलिंग से हम कलकत्ता आए थे। जी तो उसके कलकत्ता पहुंचने के 2 दिन बाद उनको अटैक हुआ था, स्मृतिलोप का, रातों रात। जी फिर वो अस्पताल के चक्कर और ये सब चलते रहे। तो वो पापा, और जो पापा हमने उस समय तक, मतलब 7, 7.5, 8 साल की आयु तक मैंने जो देखा था, वो उनकी झलक रह गई थी। क्योंकि वो स्मरण शक्ति भी कम थी, बोलते थे लेकिन उसमें कोई क्रम नहीं होता था। और वो पापा जो हमको कहानियां सुनाते थे, घुमाने ले जाते थे, वैसे ही घर में आते जाते बात करते थे, वो लुप्त हो गए थे। तो मतलब पीड़ा से निकलने में काफी समय भी लगा हमको, क्योंकि उसके बाद तो अस्पताल का चक्कर, और फिर कभी कलकत्ता, कभी दार्जिलिंग, कभी दिल्ली, फिर मॉस्को चले गए। तो वो अम्मा उनके साथ गई थी। हम दार्जिलिंग में ही थे, तो पत्र लिखती थी अम्मा, क्या हो रहा, कैसा इलाज चल रहा है। तो वो तो खैर एक बहुत एक तरह से भयानक समय था हम लोगों के लिए। और जब वो वापस आए मार्च 63 में, तो लग रहा था कि शायद कुछ बेहतर हो गए हैं, लेकिन उसके थोड़े दिन बाद ही वो गुजर गए। बेहतर तो उनको उनको स्मरण शक्ति तो वापस आई नहीं थी, जी जी। लेकिन उठ के इधर उधर बैठना करना करते रहते थे। लेकिन पढ़ना लिखना वो सब बंद हो गया था। राहुल जी
को महापंडित के रूप में जानते हैं। काशी की पंडित सभा ने शायद उनको इस उपाधि से नवाजा था, और किसी को जी महापंडित तो कहा नहीं गया, उन्हीं को महापंडित कहा गया। और उनकी प्रकाशित पुस्तकें 129 है, लेकिन शायद उन्होंने 150 पुस्तकें लिखी हैं। आप कुछ बताना जी, चाहेंगी? कुछ कुछ अप्रकाशित हैं, कुछ अप्रकाशित है, जैसे नेपाल पर एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, और पाली के ऊपर एक ग्रंथ है, वो भी छपा नहीं है। तो क्या और कारण है कि इतने सालों बाद तक की पुस्तकें अभी तक अप्रकाशित हैं, जबकि तो बहुत बड़ा नाम है, कोई भी क्योंकि छाप। वो गहन गहन विषय थे ना, वो ऐसे विषय नहीं थे, और बहुत मतलब भारी भरकम किताबें होती थी, ये नहीं कथा कहानी और यात्रा वृत्तांत वगैरह, वो तो जल्दी जल्दी छप भी जाती थी, बिक भी जाती थी, प्रकाशक भी खुश हो जाते थे। जी। लेकिन जो इस तरह के जो मतलब उनके वही देखती हूँ कि जो उन्हें गहन जो अध्ययन था बौद्ध वाङ्मय का या संस्कृत वाङ्मय का, वो किताबों को निकालने में उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो नेपाल की पुस्तक, तो नेपाल के जो उन्होंने ग्रंथ लिखा था वो तो छप रही थी, तो उस समय राणा शासन था, तो उसमें राहुल जी ने कुछ उस इनके ऊपर कुछ आक्षेप किया था, राणा शासन ऐसे हैं, राणाओं की जो क्रूरता थी, जी। तो उसके बारे में उन्होंने लिखा था, तो वो छपते छपते ही वो किताब को बंद कर दिया गया था। तो कहाँ उसके कहाँ बाद फिर इस उसका तरह का उद्धार नहीं, प्रतिबंध लगा, बैन लग गया क्या? छपी नहीं उसके, मतलब मेरे ख्याल में एक दो फर में छपे होंगे, तो वो रानाओं के लोगों को पता चल गया, तो उन्होंने प्रकाश को मतलब उसके ऊपर जोर डाला कि ये किताब नहीं निकलनी चाहिए। क्या वो नेपाल से प्रकाशित हो रही थी पुस्तक? नहीं नहीं, पटना में हो रही थी, तो पटना में पटना भी में इन हो लोगों का रही जोर थी। चल गया क्या कि यहाँ भी बंद करा दिया उन्होंने? अरे नहीं, हाँ वो तो बनारस तो आते जाते उस समय तो नेपाल से तो आना जाना था ही, पंडित लोग भी, वो राणा लोग भी आते थे, कलकत्ता जाते थे, तो ऐसा तो नहीं था। हाँ, हिंदुस्तानियों को नेपाल जाने के लिए काफी पाबंदी थी, कि सिर्फ शिवरात्रि के समय आप जा सकते हैं पशुपतिनाथ के दर्शन, और वहाँ के और मंदिरों के 1 महीने का समय होता था। तो इसीलिए हम देखते हैं कि राहुल जी जब पहली तिब्बत यात्रा में गए, अब उनके पास ना कागज थे, पहले ही जेल रह चुके थे, तो उनको ब्रिटिश सरकार की तरफ से तो कोई अनुमति नहीं मिलने वाली थी। तो वो एक तरह से अंतर्धान हो गए नेपाल तिब्बत पहुंच की के। यात्रा तो जो मैंने पढ़ा है, वो जब श्रीलंका गए 1928 में, फिर वहां से तिब्बत के लिए निकले तो काठमांडू पहुंचे हुए। और चूंकि आपने अब जी यात्रा की बात शुरू कर दी, तो आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने तो घुमक्कड़ शास्त्र भी लिखा, और 2010 जी मतलब जब मुश्किल से कितना 17 साल की अवस्था थी, तभी हिमालय की जी, यात्रा पर चले गए, केदारनाथ, बद्रीनाथ हाँ हाँ, और ऋषिकेश वगैरह यात्रा की। और उत्तराखंड से तो 1922 से उनका 1911 से आना जाना रहा है, वही वही मैंने कहा, उत्तराखंड से। 17-18 साल की अवस्था हाँ की रही होगी। जी और तभी से जी उन्होंने यात्रा शुरू कर दी, घुमक्कड़ शास्त्र भी लिख दिया, क्योंकि जी। वो मानते थे कि इससे बहुत ज्ञान होता है। तो हाँ, वो क्योंकि उनके उनकी अंतिम किताबों में है, क्योंकि उन्होंने सोचे, मैंने जैसे संघर्ष किया घुमक्कड़ी का, और जैसे मेरी उत्तेजना थी, या जो जो मुझे जानने का मौका मिला, जो चीजें की जरूरत होती है एक घुमक्कड़ को, तो वो सब मुझे जो अनुभव था उसको मैं और घुमक्कड़ों के लिए लिख के जा रहा हूँ। तो ये उनका ये मंतव्य तो था। मैंने पढ़ा है कि पहली बार जो तिब्बत गए, उसमें उनको 1 साल 6 महीने 20 दिन का समय लग गया था। तो इसका मतलब बहुत नहीं, कठिन जाने में नहीं, कि अब कैसे किस नहीं, राह। जाने में उतना टाइम नहीं, जाने में उतना टाइम नहीं लगा। वो मेरे ख्याल में जनवरी में पहुंचे थे। किस साल की बात आप कर मैं रहे देखती हूँ, वही 1928 की, हैं? जी। एक मिनट, 1928 में जब वो गए, तो हाँ, तो 29 में पहुंचे, जनवरी 29 में, 28 से तो श्रीलंका से चले थे, जी। 29 में पहुंचे। तो ये तो वहां क्या पहुंच के फिर केवल पैदल ही चलते थे, या बीच में आने सवारी भी करते थे, कहीं गाड़ी हुआ, कहीं हवाई जहाज, तो पता गाड़ी तो नहीं जैसे भीम होगा। फेरी वगैरह, लेकिन उस समय इतनी सड़कें भी नहीं थी, और ज्यादातर जैसे यात्रा मार्ग या जो व्यवसाय का व्यापार का जो मार्ग था तिब्बत से, वो जी। ज्यादातर या तो घोड़े खच्चर या फिर पैदल ऐसे ही चलते थे। सवारी तो कोई वहां पे ऐसी थी नहीं, बस बस सर्विस वगैरह हो ऐसे ऐसे तो कुछ नहीं था। तो ज्यादातर या तो घोड़े और खच्चर लेके या फिर पैदल।
और खच्चर भी इसलिए कि सामान अगर हो तो उसको लादने के लिए, क्योंकि ऐसे ऊबड़ खाबड़ और ऊंची नीची जगह थी, तो कई दफे तो पैदल ही चलना ज्यादा सुरक्षित होता था, कि खच्चर के साथ आप भी नीचे खड्डों में गिर जाए, नदियों में गिर जाए यार तो इतना कोई दुष्कर रहा बचाने का होगा, साधन। वैसे बीहड़, मतलब कहा जाए पहाड़ और जंगल से गुजरना। अब पता नहीं उस समय जी, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, उनको कोई किसी तरह का सहारा था या नहीं था, ये सब तो नहीं पता है। सहारा ये था कि जब वो नेपाल गए तो उनके वहां पे व्यापारियों के साथ काफी अच्छे, क्योंकि बौद्ध थे, नेवार बौद्ध थे, तो शुशिंगशार करके एक मतलब एक संस्था थी, मतलब उनकी दुकान थी, हम्म। व्यवसाय था, जिनका ब्रांच नेपाल काठमांडू में, कलकत्ते में भी थी, काठमांडू में भी थी, ज्ञानसी में और फिर लासा में। तो वो अच्छा, धम्मा लास्ट में साहू थे। उनकी दुकान थी, इतना लंबा चौड़ा उनका नेटवर्क उस जमाने में था। नेटवर्क था, हाँ, व्यवसाय का बहुत, व्यापार का बहुत बड़ा माध्यम था उनका। तो उनके पर वो, मुझे हंसी आती कि उन्होंने लिखा, मेरे पास 100 रुपए हैं जो मैं धम्मा साहू के यहाँ दे देता हूँ, क्योंकि रास्ते में अगर पैसे लेके चलो तो फिर लूटने या खोने का डर ज्यादा रहता है। तो 100 रुपए दे दूंगा, जहां मुझे जरूरत पड़ेगी मैं उनकी दुकानों से ले लूंगा। तो मतलब 100 रुपए के बजट में वो पूरी दुर्गम यात्रा के लिए तैयार हो गए। बाद में उनको जैसे जब वो तिब्बत में थे, और उनका उनका मन मतलब वो छुप के, मतलब भेष बदल के गए थे, भेष बदल के, मतलब इतने लंबे चौड़े को कैसे, नॉन मंगोलियन फीचर्स वाले कैसे, तो उन्होंने अपने को खन्नू छेवांग, किन्नौर का छेवांग ये नाम दिया था, क्योंकि किन्नौर के लोगों की कुछ नाक नक्शा थोड़ा आर्य आर्यन जैसे होते हैं। जी। तो और अपने को गूंगा गूंगा बताया था, कि बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर बोलते तो फिर वो पता लग जाता कि ये कहीं यहाँ के नहीं है। तो एक डुप्पा लामा थे उनके साथ, भिकमंगे की तरह, जैसे हम भीख मांगने वाले हैं, जी, उस तरह से गए थे। तो लेकिन क्या खतरा क्या था, अगर अपने नाम से जाते तो उसमें क्या खतरा था? खतरा ये था कि तिब्बत, एक तो नेपाल की सरकार उनको निकाल देती, फिर जब वहां लासा पहुंचे तब वो छुसिंग सार धम्मा साहू के बेटे के यहाँ रहे। जी। लेकिन वहां ये खतरा था कि अगर तिब्बती सरकार को पता लगे कि इस तरह से कोई विदेशी आके रह रहा है, तो जिनके पास रह रहे उनको भी खतरा था, उनके सामान, उनके सब प्रॉपर्टी जब्त होने का, और जो पहुंचे हैं उनको, और वहां पे कोई ऐसा आरामदेह जेल नहीं था तिब्बत में। तो उन्होंने फिर दलाई लामा, 13वें दलाई लामा को एक पत्र लिखा, एक कविता लिखी, और पत्र पहुंचाने के लिए भी ढूंढा, कि मैं एक बौद्ध हूँ और मैं आपके मठों में रह के बौद्ध दर्शन को सीखना चाह रहा हूँ, बौद्ध धर्म के बारे में सीखना चाह रहा हूँ। तो फिर उनको अनुमति मिली, तो इस तरह से फिर वो ये तो खुल के अभी रहने दलाई लगे लामा वहाँ। है 14वें, इनके पहले जो दलाई लामा थे वो। जी, 13वें दलाई लामा। जी जी। तो तो उस समय थे। तो उनसे क्या मुलाकात भी इनकी हुई थी? मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके उनके विश्वसनीय कोई थे वहां पे, दरबारी होंगे या उनके, तो उनके उनके थ्रू, मतलब लोगों से संपर्क इतना बन गया राहुल जी का। इसके बाद देखते हैं कि 13वें दलाई लामा ने ही मतलब 1934 में जो उनको कंजूर तंजूर का एक खास मतलब पब्लिकेशन था, दर्गे एडिशन बोलते हैं, जो बहुत साफ और स्पष्ट माना जाता है। तो उस एडिशन को 13वें दलाई लामा के सेक्रेटरी ने भिजवाया था पटना, जब वो पटना म्यूजियम में। तो मतलब संपर्क ऐसा बन गया राहुल जी का वहां रहते हुए, कि उनकी ईमानदारी और उनका जो लगन है उससे परिचित और हो गए लोग, तो फिर क्योंकि मदद करने के लिए श्रीलंका थे। में है, उनको त्रिपिटकाचार्य का तो मतलब उनकी उसकी उपाधि उनको मिल ही गई थी। यानी मिली गई थी जी। जो है उनका सांगोपांग अध्ययन कर गए, और उस पर उनकी कोई टीका टिप्पणी रही होगी, तो इसलिए उनको त्रिपिटकाचार्य कहा गया श्रीलंका में। जी, जी। लेकिन उसमें भी वो देख रहे थे कि जैसे धर्म कीर्ति का पूरा लिखा हुआ, वो ओरिजिनल नहीं मिलते थे, कमेंट्री मिलते थे, लेकिन उनके खास जो उनका जो प्रमाण वार्तिका, जो बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जी। उसकी ओरिजिनल कहीं नहीं थी। क्योंकि वो नालंदा जब जल गया था तो सारे पांडुलिपियां इधर से उधर हो गई थी, कुछ जल गई थी। तो जब वो लद्दाख गए थे 1922 में, तो मठों में उन्होंने देखा था कि तालपत्र के जो ग्रंथ हैं,
पांडुलिपियां वो रखी हैं। तो उनको फिर आइडिया हुआ कि अगर हो तो तिब्बत में ही होगा, क्योंकि तिब्बत में तिब्बत से लोग नालंदा आते थे, विक्रमशिला आते थे। तो पंडित भी फिर जब नालंदा ध्वस्त हुआ, विक्रमशिला ध्वस्त हुई, तो तिब्बत से इन पंडितों को बुलाया गया। और वो जो अपने सबसे कीमती ग्रंथ थे, या जो उनके सबसे प्रिय ग्रंथ थे, उनको लेके वो लोग फिर तिब्बत गए। और वहां पे फिर उसको मतलब तिब्बती भाषा में उसका ट्रांसलेशन हुआ। वो तो करीब 80 पुस्तकें जो संस्कृत में थी वहां से तिब्बत से लेकर के आए थे। बल्कि बहुत सारी पुस्तकों की फोटो उन्होंने खींची उसमें, और फिर खच्चर पे फोटो लाद। उन पांडुलिपियों के लिए, जो जैसे तालपत्र के जो ग्रंथ है, वो तालपत्र तो भारत से ही गया था। तालपत्र तिब्बत में नहीं उगता है। तो उससे उनकी कितने पुराने हैं ये, और मतलब ओरिजिनल है। तो उनको जो जब वो ट्रांसलेट हो गए, कुछ मठ थे, जैसे गौड़ मठ था, साक्य मठ था, वहाँ जो जो भारतीय पंडित थे, और एक तिब्बती और संस्कृत जानने वाला जो बंदा, उसको लोचवा बोलते थे, ट्रांसलेटर। तो वो डिक्टेट करके फिर वो तिब्बती में उतारते थे। तो जब वो उसका काम हो गया, ताल पत्रों को जब वो ट्रांसलेट कर चुके थे, तब जो ताल पत्र थे उनको बहुत कीमती है करके उनको या तो मूर्तियों के अंदर सुरक्षित किया गया, या ऐसे कमरों में बंद कर दिया, और उसके बाद 100 साल तक वो खुली नहीं, वो लाइब्रेरी। कि इतने प्रेशियस है इनके, जो इनके जो नॉलेज है वो तो हमारे पास आ गए ट्रांसलेशन में, लेकिन इनको भी रखना जरूरी है, तो इसलिए उनको बंद करके रख दिया था तालों के अंदर। तो वो ताले खोल के जब उनको मिले, जैसे साक्य में उनको बहुत सारे ग्रंथ मिले थे, तो वो देख के फिर उनको लाने नहीं देते थे। तो उनको फोटो एक एक पेज की, जैसे ये है, इस तरह से एक एक पन्ने का फोटो लेते थे, अच्छा। तालपत्र का। हाँ, तो ठीक है। इसके लिए फोटोग्राफी की। तो जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं ला सके उनको फोटोग्राफ किया, हाँ, वही वही जो नहीं ला सकते थे उसकी फोटो उन्होंने खींची जो हुई। नहीं ला सकते थे। और और उन्होंने वहां बहुत। पे मतलब एक, जी। जैसे ये है, ये फोटो आप देखते हैं, तो ये साक्य मठ में जब वो ताला खुला कई 100 साल बाद, तो जी। उनके, और तालपत्र का अलग ही एक मतलब प्रेजेंटेशन होती है, अलग पतले पतले होते हैं लकड़ी के बीच में। तो उनको पता लग गया कि ये तो ओरिजिनल है। तो फिर वो वहीं रह के उनको फिर अपने कमरे में ले जाते थे, और वहां बैठ के या तो उनको हाथ से उतारा, या फिर फोटो लिया। तो इस तरह से उन्होंने काम किया। वो काफी उन्होंने कोशिश की थी कि नालंदा की जो पुरानी स्थिति थी उसको बहाल किया जाए, फिर से नालंदा उसी तरह का विश्वविद्यालय बन जाए जैसा कि। वहाँ उनकी बहुत योजनाएं थी। आनंद कौशल्यान जो उनके गुरु भाई थे, हम्म। वो उन्होंने भी दीक्षा ली थी श्रीलंका में। और एक जगदीश कश्यप करके थे। तो तीनों ने श्रीलंका में दीक्षा ली थी, और इनका उनका सपना था कि नालंदा में फिर से यूनिवर्सिटी बने। तो वहां उन्होंने जमीन लेके, इतने जमीन लेंगे, फिर उसमें विद्यार्थी आएंगे। तो तीनों ने अपना काम बांट लिया था। काश्यप जी वहां रह के वो विद्यार्थियों को देखेंगे, उनके लिए जो अन्न वगैरह की व्यवस्था करनी होती है, उसके लिए करेंगे। और राहुल जी खोज में निकलेंगे, और आनंद जी जातक कथा और जो बुद्धिस्ट बौद्ध ग्रंथ हैं, जो उस समय नहीं मिलती थी, तो उनको हिंदी या संस्कृत में उसका अनुवाद करेंगे। तो तीनों ने अपने काम बांटे हुए थे। लेकिन वो पूरा हो नहीं पाया दुर्भाग्य से। वो हो नहीं पाया क्योंकि एक तो आर्थिक कठिनाइयां थी, और उस समय वो गुलाम भारत था अंग्रेजों के बीच में। तो इस कारण भी, तो सपना तो उनका बहुत बड़ा था। और आजकल देखे, जो जितना उन्होंने अपने उस समय में किया, सब सब ग्रांट्स और अनुदान वगैरह होते हुए भी कई चीजें नहीं हो पा रही हैं। लेकिन उनकी लगन इतनी थी कि ये चीज, और जो पटना में भी जो चीजें दी उन्होंने, जैसे थंका, जैसे ये थंका है, इस तरह के बहुत सारे उन्होंने 115 थंका, बड़े बड़े चित्रपट हैं कपड़े पे बने हुए। तो
वो उन्होंने वहां रखवाया था, उनको दान नहीं दिया था, रखवाया था ताकि जब नालंदा बन जाए हमारा नालंदा, तो मैं इनको वहां ले जाऊंगा। तो ये उनकी योजना थी। लेकिन फिर वो अलग अलग उसमें लग गए, मतलब किसान आंदोलन और जो। कुछ और पक्षों के बारे में चर्चा कर लें, क्योंकि उनके तो इतने जी, पक्ष हैं कि एक ही पक्ष पे अगर ये तो बात, बहुत, हाँ। बहुत लंबी बात हो हाँ सकती है। क्योंकि वो तो इतने बड़े विद्वान थे, लेखक थे, इंडोलॉजिस्ट थे, मतलब दार्शनिक भी थे। दर्शन दर्शन कहा जाता है कि अपने आप में ऐसी जी। पुस्तक है जो कोई विश्व के हाँ किसी बड़े दार्शनिक के समकक्ष उनको रख सकता है वो। तो इसलिए वो इतने बहुआयामी बहुमुखी प्रतिभा उनकी थी। तो जी। इसलिए थोड़ा सा कुछ व्यक्तिगत भी जान ले। वो उनकी पढ़ाई लिखाई तो उस तरह से औपचारिक हुई नहीं। शुरू में मैंने पढ़ा है कि उर्दू में उनके नाना पाठक जी थे, उन्होंने जी, पढ़वाया। फिर बाद मदरसे में। पढ़ाई शुरू हुई, फिर अंग्रेजी में पढ़वाना चाहते, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। और मैं नहीं नहीं, ऐसा अंग्रेजी वो सीखे थे, अंग्रेजी सीखी है। लेकिन उनके नाना चाह रहे थे कि वो कलेक्टर बने, जो सरकारी नौकरी, उस समय तो वही चीजें होती कलेक्टर तो थी, बहुत बड़ी बात पोस्टमैन या है ना, कलेक्टर होना बहुत बड़ी हाँ। बात। लेकिन मतलब उस तरह से ना, कोई इस तरह के सरकारी महकमे में जाएं। लेकिन तब तक राहुल जी की जो तीसरी क्लास में मेरे ख्याल में उन्होंने वो वाक्य पढ़ लिया था, सैर कर दुनिया की गाफिल, हाँ, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगी जिंदगानी अगर फिर कुछ मेरी रही तो जवानी फिर कहाँ। नौजवानी। तो हम्म। उसने एक ऐसा उनको चाबी भर दी कि बस वो निकल गए। वो और छपरा कॉलेज। गए बिहार के सारण जिले में, तो वहां साधु बन गए, रामोदार जी, दास हो गए वो। रामदास। और जी। शायद दक्षिण में दामोदार दास होता है, उसके बारह में बहुत संक्षेप में बताइए किस कैसे साधु बने वो। पैदा तो वे केदार वो पांडे तब के नाम से। उत्तराखंड में वो 1916, मतलब अपने मेरे ख्याल में 17-18 की उम्र में वो घर से निकल गए थे। अच्छा, है था उनका पंडितों का घर, लेकिन वो नहीं चाह रहे थे कि वो अध्ययन करे संस्कृत में, नहीं तो साधु बन जाएंगे। उनको घर वालों के बड़े बेटे थे, तो डर था कि वो साधु बन जाएंगे। तो उनके खुद के फूफा संस्कृत के अच्छे पंडित थे, लेकिन उनके पास पढ़ने नहीं दिया। तो वो संस्कृत विद्या की, उस समय वो वेदांत की पुस्तकें पढ़ रहे थे और ये हिंदी में वेदांत मिल रही के थी। अध्ययन के लिए ही वो केदारनाथ बद्रीनाथ वगैरह गए थे। जी, कि वहां पे मैं संस्कृत पढ़ूंगा तो मैं इनके जो मूल ग्रंथ है उनको पढ़ सकूंगा, इसके लिए संस्कृत पढ़ना जरूरी है। तो वहां पे मिले नहीं कोई ऐसे पंडित, तो फिर बनारस आ गए। बनारस में ही वो फिर पढ़ना शुरू किया मैंने उन्होंने। पूछा था लेकिन साधु बनारस, प्रक्रिया, जो साधु बन गए उसके पीछे क्या प्रेरणा थी कि साधु हाँ, बन। नहीं तो बनारस में रहते हुए वो टोल में रहते थे कई विद्यार्थियों के साथ। लेकिन उनके पिताजी बार बार आ जाता था, या घर से कोई ना कोई आ जाता था उनको वापस लेने के लिए। तो उसी समय मतलब उनकी मतलब बुद्धि के लिए तो काफी जाने गए थे और विद्यार्थियों के बीच में। तो एक परसागढ़ के जो वो थे साधु लक्ष्मण दास जी, वो गए थे वहां पे उन अपने परसा में कुछ मंदिर के लिए पत्थर वत्थर खरीदने के लिए। तो उनके उत्तराधिकारी थे, उनका नाम भी रामोदार दास था, वो गुजर गए थे। तो उन्होंने अपने मतलब मित्रों से पूछा, वो पंडितों से पूछा कि यहाँ कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो हम मेरे साथ वहां चले मठ पे। तो अच्छा, एक उनका ये था, वो जो मठ की जो प्रॉपर्टी थी उसके लिए कोई केस पड़ा, केस हो गया था कोर्ट केस में। तो उसकी जो मतलब जो लिख के आता है कागज, वो अंग्रेजी में था। तो तब तक राहुल जी थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ गए थे, तो उनको कागज दिखाया तो उन्होंने अंदाजे से वो बता दिया, भाव अर्थ बता दिया कि इसमें ये लिखा है। तब वो लक्ष्मण दास जी उनसे और भी प्रभावित हुए। तो आसपास पूछा तो उन्होंने कहा हाँ ये अच्छा है। और राहुल जी का ये था कि वो लक्ष्मण दास जी ने कहा कि तुम हमारे साथ मठ में चलो, रहने खाने पीने पढ़ने की सब सुविधा देंगे, बस हमारे साथ चलो। तो राहुल जी ने सोचा कि उस समय तो केदारनाथ थे, कि मैं घर से दूर, परसा दूर है तो मैं जाऊंगा तो फिर वहां पे मुझे मतलब घर से दूर हो गए तो लोग आके मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये उद्देश्य था। लेकिन वो लिखते हैं कि पहले ही दिन जब उनको दीक्षा दी गई
और शंख चक्र को गर्म करके आग में यहाँ पे दागा गया, वो दिखाते थे, यहाँ पे एक दाग बना हुआ था, हमको दिखाया था उन्होंने कि इस तरह से गर्म लोहे को, गर्म तांबे को गर्म करके यहाँ पे दागा गया था, और तब उनको साधु बनाया गया था। तो लक्ष्मण दास जी उनकी काफी देखभाल करते थे और प्यार करते थे, और उनको ये दिक्कत थी कि वो पढ़ने का समय नहीं मिलता था उनको, जमीनें देखना, ये करना, उसके लिए जाना पड़ता था। और लक्ष्मण दास जी खुद काफी दक्षिण में काफी घूमे हुए थे, तो वो कथाएं सुनाते थे। फिर जो साधु की जो परंपरा है, जो अपने अपने जो क्या कहते हैं, दीक्षित जो है, उसकी परंपरा, उसके बारे में सब उन्होंने बताया था कि नाम धाम कौन सा है, ये सब। तो उससे उनको खुल मतलब बिना पैसे के सब जगह घूम सकते हैं, एक एक मठ में जाके, अगर आप असल साधु हैं तो किसी भी मठ में जाके आप रह सकते हैं। तो इसलिए वो फिर साधु जीवन पे वो काफी जब वो प्रभावित हुए। श्रीलंका गए, फिर बौद्ध धर्म किया, तो वहाँ राहुल संकृत्यायन हो गए। अब थोड़ा जी सा ये है कि जब वो 1937 में संभवतः जब गए, ये लेनिनग्राद विश्वविद्यालय जो सेंट पीटर्सबर्ग है, वहाँ जी संस्कृत पढ़ाने के लिए, वहाँ एलेना से उनकी मुलाकात हुई। वो भी शायद शिक्षिका थी। जी फिर उनसे विवाह भी जी हुआ, एक पुत्र भी, इगोर, मतलब जी। बेटे हुए। उनसे कोई आप लोगों का संपर्क कभी हुआ या आजकल है? आजकल तो खैर वो मेरा नहीं ख्याल हो रहा, क्योंकि 38 का जन्म था इगोर का, तो अब तो मुश्किल ही है। काफी समय तक बीच में लोग थे जो, मतलब वो खुद भी आए थे, 96 में इगोर और उनकी पत्नी जाना आए थे भारत। तो एक महीने के लिए, मतलब हम लोग दार्जिलिंग, पटना, आजमगढ़, कनेला पंडा दोनों गांव, फिर दिल्ली, फिर इधर उत्तराखंड वगैरह घूमे थे साथ में। तो पत्र व्यवहार भी था काफी समय तक, लेकिन वो बीच में फिर वो जो जिनके थ्रू हम लोग कांटेक्ट करते थे वो चले गए वहां से, तो इस वजह से फिर ये थोड़ा भी है कि संपर्क जब टूट गया। उन्होंने शादी कर ली तो फिर उनको बौद्ध धर्म जो है वो सार्वजनिक रूप से छोड़ना पड़ा, यानी जो वस्त्र था लामा वाला उनको छोड़ना पड़ गया था। वो तो क्योंकि किसान आंदोलन में हो गए नहीं, थे ना। मैं कह रहा हूँ रूस में उनको छोड़ना पड़ा था। वो उस वस्त्र में उन्होंने शादी, पोशाक पोशाक नहीं पहन, हाँ पोशाक पोशाक नहीं नहीं पहन पहनते सकते थे। थे। जी जी। जी जी। लेकिन जब इंग्लैंड गए थे 1923, 23 नहीं 33 34 में इंग्लैंड गए थे, महाबोधि सोसाइटी के प्रचारक बन के, जी आनंद जी और वो खुद गए थे। तो वो लोग फिर लंदन में काफी वो बुद्धिस्ट टेम्पल स्ट्रीट में रहे थे, भिक्षु वेश में रहे थे। जी। अच्छा अच्छा। और ये रूस की कुछ कहानियां ना सुनाया करते थे क्या? रूस के बारे में बहुत, उस समय मुझे उतना याद नहीं है कितना क्या कुछ, हाँ पता है फोटो दिखाए थे उन्होंने, इगोर की, ये भाई है आपका जी। करके। लेकिन उस समय बहुत कम ही, मतलब बात हो पाई थी उसके बारे में। मतलब ज्यादा उन्होंने बताया, लेकिन ये सब के पहले जो है, बौद्ध बनने के पहले और वो साधु बनने के पहले जो है, आर्य समाज के साथ उनका संपर्क हुआ था। फिर आगरा में 2 साल रहे थे, वहाँ अरबिक भाषा भी जी सीखी। और जी। कितनी भाषाएं सीख गए थे वो, इसकी कोई गिनती है क्या? गिनती मतलब बैठ के लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाषा, क्लासिकल भाषा तो थी, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, और भी जैसे और लिपियों का ज्ञान उनको बहुत था, ब्राह्मी लिपि वगैरह जो भी पौराणिक लिपि थी। जी उसके अलावा फ्रेंच और जर्मन सीखे थे, इंग्लिश सीखे थे, और एस्पेरांटो की भी किताबें हैं घर में। जी और जो बोलियां हैं भारत में, जो हमारी मातृभाषाएं हैं अलग अलग, जी जी। उनके उनका भी ज्ञान था। कितनी भाषाएं उन्होंने, की? हाँ हाँ बताइए। कोई कोई गिनती है उसकी, कितनी भाषाएं वो बोल सकते थे या जानते थे? मैंने तो उनको हिंदी, भोजपुरी, इंग्लिश, बांग्ला, अ, अपने सामने आसपास लोगों के साथ बात करते, और तिब्बती में भी बात करते थे, क्योंकि हम जब दार्जिलिंग गए थे, पास में एक लासा की महिला थी। जी। तो एक दिन वो तिब्बती चाय बना के लाई राहुल जी के लिए, तो उनके साथ राहुल जी तिब्बती में बात कर रहे थे। अच्छा, और ये आर्य तो समाज के प्रचार के लाहौर भी चले लेकिन गए कभी थे? मैंने,
जी उस समय राहुल आर्य समाज का गढ़ था लाहौर। जी और वहाँ डीएवी कॉलेज में वहाँ पढ़ना भी शुरू, तो वहां पे वो थे, तो अच्छा। काफी उन्होंने काम किया था जी जी जी। आर्य और समाज के और लिए। जब आए वहां से फिर आंदोलन में, किसान आंदोलन और तमाम तरह के आंदोलन में वो सोशलिस्ट पार्टी में भी शामिल हो गए, फिर उनकी जेल यात्रा भी कई बार हुई। उनके बारे में बहुत जी संक्षेप में बताइएगा। मैं गई हूँ हजारीबाग जेल, जब उनका शताब्दी वर्ष हुआ था, जी तो वहां पे एक प्रोग्राम रखा था जेल के अंदर, सेंट्रल जेल है वो अभी भी, जी और हजारीबाग में। तो एक कक्ष था जहाँ उनको सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट में रखे जाते थे वो। जी। तो छोटा सा कक्ष, उसके सामने एक छोटा सा आंगन, और उस दोनों तरफ मतलब पूरी सलाखें लगी हुई। हम्म। तो वहां जब गए तो जी वहां के जो कैदी थे, उन लोगों ने दीवार पे उनके तिब्बत अभियान के कुछ फोटो बनाए थे, और बिल्कुल अंधेरी कोठरी, जी। और वहां सलाखों से रोशनी आ रही, वो तिब्बत का जो अ, हम्म। जी। परिवेश है उसको चित्र किया था। तो अच्छा। मुझे ये लग रहा था कि इस कमरे में रह के, इस अंधेरे कोठरी में रह के भी उनको दिमाग को उनको बंद नहीं कर पाए। और वहां भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें उन्होंने लिखी, वोल्गा से गंगा वहां लिखी गई, हाँ, वो दर्शन एक महत्वपूर्ण दिग्दर्शन वहां पुस्तक लिखा गया। है, उल्का से गंगा, और भी हाँ कई महत्वपूर्ण पुस्तकें उनकी आई थी। जी। अच्छा, ये इतना पढ़ते थे, मैंने पढ़ा है, दिनकर जी ने लिखा है कि राहुल जी को समय नहीं होता था तो वो खाना भी चम्मच से खाते थे ताकि हाथ धोने का भी समय बर्बाद हो, वो नहीं बर्बाद करें। इसमें कितनी ये सच्चाई? हो सकता है, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो मतलब जब मैंने उनको नजदीक से तो मसूरी और दार्जिलिंग में देखा है, तो जी उस समय खाने का बिल्कुल निर्धारित समय होता था, और जल्दी जल्दी खा के फिर वो अपने काम में ही रहते थे, या पढ़ना या लिखना या डिक्टेशन देना। जैसे मसूरी में हमारे मामा थे जो उनके टाइपिस्ट थे, तो रेमिंगटन टाइपराइटर था वो टेबल पे रखा हुआ, और राहुल जी टहलते हुए डिक्टेशन देते थे, कहते थे। और उनकी आवाज बंद होती थी तो टाइपराइटर की शुरू होती थी। इस अच्छा। तरह से मेरा मतलब शुरू शुरू की जो स्मृति है वही है। जी जी जी। तो और एक साथ कई किताबों का योजना बना रहे होते थे, लिख भी रहे होते थे। तो मसूरी में रहते हुए उन्होंने 53 किताबें लिखी, उसमें ये मध्य एशिया का इतिहास भी एक है। उसी पे तो तो साहित्य अकादमी भी। 8 साल। जी हालांकि जी। ये बात है कि जितने बड़े लेखक थे उस हिसाब से जो सम्मान मिला, तो उनको साहित्य अकादमी मिला मध्य एशिया का इतिहास के लिए, और फिर उनको जिस साल उनका निधन हुआ उसी साल उनको पद्म भूषण भी मिला। लेकिन वो उनका कद तो उससे ऊंचा था, उनको और बड़े सम्मान मिलने चाहिए थे। उनको भागलपुर विश्वविद्यालय से भी डीलिट की उपाधि मिली थी, जी डीलिट की। असल में वो कहते थे कि अगर वो देना चाहते थे कोई जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में जो बौद्ध विभाग खुला, बौद्ध पढ़ने के लिए, बौद्ध बुद्धिज्म पढ़ने के लिए, तो उनको ऑफर आया था कि यहाँ पे आप रहो। लेनिनग्राड में भी उनको अच्छी मतलब अच्छा पोस्ट था उनको, आचार्य के लेवल, एकेडमिशियन के लेवल के। और उस समय राशन पानी पैसे वैसे की कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। लेकिन 47, 46 47 उन्होंने कैसे काटा, जब देश आजाद हो रहा है और खबर बहुत कम आ रही है। एक रेडियो के सहारे वो सुनते थे आज ऐसा हुआ। वो साइमन कमीशन की जो आया था भारत, उसका भी उन्होंने रेडियो पे सुना। तो तो उनका ध्यान इधर था। उस समय तो 28 में तो वो यही रहे होंगे ना। नहीं, साइमन कमीशन जब मेरे ख्याल में ये 40s साइमन, में या था ना। दूसरा आप क्रिप्स मिशन कह सकते हैं या कैबिनेट मिशन कह सकते हैं। साइमन तो 28 में ही आ हाँ हाँ गया। हाँ। हाँ, नहीं ये जो था कैबिनेट कौन सा कैबिनेट। उन्होंने लिखा है। हम्म। हाँ, ये इनकी ये मैं अभी ये पढ़ रही थी, इनका रूस में 25 मास। हाँ, तो 25। इसमें उनका जो वो रहे थे उस समय की बात है। तो वो उनका मतलब वो लेनिनग्राड और रूस इसलिए रह रहे थे क्योंकि मध्य एशिया के ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे, और काफी सामग्री वहां की लाइब्रेरी में से या म्यूजियम में से, और वो मॉस्को थोड़ा में भी और व्यक्तिगत अपना एक लेनिनग्राड ही में भी। बात वगैरह आ जाते थे। आपने एक बार बताया था कि वो आपकी माँ कमला जी ने कुछ उनके लिए बनाया और उसको उन्होंने बाद में कह दिया कि अंडा तुमको खिला दिया। वो क्या कहानी है? हाँ, मसूरी में रहते हुए अब वो कहते थे कि मैंने उम्र भर लोगों के यहाँ उनकी शिष्टाचार लिया है, मतलब हॉस्पिटैलिटी ली है। तो अब मेरा जब एक खाना एक हो गया। ठिकाना है,
तो मेरे घर में भी लोग आए। तो कुछ लोग तो मित्र आते थे, कुछ उनके साथ जो जैसे अ, ये नागरी प्रचार सभा के कुछ काम हो रहे थे उस समय। उस समय ये भी गए थे, नागार्जुन जी भी गए थे उस समय। तो इस तरह के लोग, विद्यार्थी या कोई साधु उनसे मिले हुए उनके, तो जो खाना पीना है वो अम्मा देखती थी। और जिन जो जैसे काफी लोग कट्टर होते हैं कि प्याज नहीं खाना, ऐसी चीजें, अंडे वंडे नहीं खाना। लेकिन अब एक तो शहर से दूर था, और जो खाना बनता था वो खुद बनाना पड़ता था, ताजा बनाना पड़ता था। तो अम्मा उस समय उम्र तो कम थी, तो पाक कला के वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी। तो कहीं उन्होंने बंद गोभी से वो किसके, अब उसको चॉप बोलेंगे हम लोग, आलू के अंदर उसको भर के और बिल्कुल अंडा आकार दे के उसको तल के खिलाया। तो नाश्ते में, अब पहाड़ी जगह है तो ठंड, भूख तो लगी जाती है शाम को। तो राहुल जी और वो जो जो सज्जन थे वो बैठ के बड़े चाव से नाश्ता कर रहे थे। तो राहुल जी ने उनको कहा कि तुमको पता है तुमने क्या खाया है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। कह रहे ये हिरण्यगर्भ है, मतलब अंडा, अंडा खिलाया आपको। तो अम्मा कहती पूरी रात वो रोते रहे। अगले दिन उनका तकिया पूरा गीला हो रखा था कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। तो अम्मा ने कहा कि ऐसा है कि मैं देखती हूँ जो मेहमान आते हैं उनकी, उनके जो जो भी उनके पाबंदी है खाने पीने, वो मैं ध्यान रखती हूँ। उनकी तो आदत है चुटकुला करने की, तो आप उनकी बातों में मत जाइए करके। तो वो एक दो दिन बाद ही वो फिर चले गए थे। तो उनको फिर भरोसा हुआ कि उनको अंडा नहीं खिलाया गया था? अब भरोसा हुआ या नहीं, लेकिन वो उन्होंने सोचा कि अब मैं और न बढ़ूं, नहीं तो हो सकता शायद अंडा ही खाना पड़ जाए। और आपने क्या खाने में पसंद करते थे? अपने खाने में तो बहुत सारा, क्योंकि तब तक तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का वो इंसुलिन के 2 रोज इंजेक्शन लगते थे, तो सिरिंज को मजाक उबाल के, वो मैंने नहीं कि। तो मेरे एक गांव के बाबा थे वहीं जहाँ परसा मठ था दर्शन में, जो कि सीवान जिले में है। तो कहते थे भाई, जी। गाय बैल के लिए तो घास फूस बना दो, हमारे लिए तो जो है सो मांस बना दो। अब वो मजाक करते थे इस तरह से। मजाक इस तरह से करते थे। कुछ और व्यक्तिगत बच्चों से कितना उनका रहता था लगाव, कितनी बातचीत करते थे? हम लोगों के साथ तो भाई और मैं थे, तो हमको रोज, मतलब जब दार्जिलिंग में घर पे होते थे, जब मसूरी में भी होते थे, तो उस समय वो आदि हिंदी की कहानियां और गीते करके एक खड़ी बोली में लिख रहे थे किताब, एक छोटी सी किताब है। तो उसमें चिड़ियों की कहानी थी, चिड़िया की कहानी। तो वो हमको उसी भाषा में सिखा, और राजस्थानी में अगर कोई लिख रहे हैं तो राजस्थानी भाषा में सुनाते थे कहानी। तो ये रात को हमको बहुत, मतलब बिस्तर पे जब बैठ जाते थे तो इस तरह से हमको हमारा मनोरंजन करते थे। चलिए, तो ठीक है जया जी, बहुत धन्यवाद आपको। आपका भी बहुत धन्यवाद मेरे से कांटेक्ट करने के लिए, और आगे भी बात होती रहेगी। ठीक है, चर्चा आगे भी होगी। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, ये देखिए उनका एक फोटो में दिखाते हुए जी। जा। तो बहुत धन्यवाद, और इसके साथ ही इस चर्चा को समाप्त करेंगे। आपको अगर हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसको कृपया आप सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।